हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। ये यूपीपीसीएस आरओ का टेस्ट नंबर 4 है। ठीक है, इसके 70 क्वेश्चन किए थे ना, 71 से करेंगे आज। और ये टेस्ट नंबर 4 का लास्ट पार्ट होगा, इसमें हम लोग पूरा कर लेंगे। और टेस्ट करते समय जैसे ही आप क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पे, तो उसका आंसर आप लोग साइड में लिख लिया कीजिए। ठीक है, फिर उसको मैच कराया कीजिए, तो थोड़ा आपका भी यहाँ पे टेस्ट होता रहेगा। 71 में पूछा है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः क्या अर्थ होता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, हम लोग समझते हैं ठीक से। अगर किसी काम को करने के लिए 4 आदमी की ज़रूरत है, 4 लेबर की ज़रूरत है, लेकिन इस काम को करने के लिए 8 आदमी काम कर रहे हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा 4 लोग कर रहे हैं, इनका क्या मतलब है? कुछ भी मतलब नहीं है। इनकी प्रोडक्टिविटी शून्य है ना। एक तरह से इनकी प्रोडक्टिविटी शून्य है। और इस तरह की बेरोजगारी सामान्यतः एग्रीकल्चर में देखने को मिलती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी है, जैसे इंडिया है, इंडिया लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी है, साथ साथ में एग्रीकल्चर वाला भी देश है, कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे एक टर्म लिखा है सीमांत उत्पादकता यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। इसका क्या मतलब है? अभी आपने देखा किसी काम को करने के लिए 4 आदमी की ज़रूरत है, लेकिन 8 आदमी काम कर रहे हैं, यानी ये जो 4 एक्स्ट्रा हैं, अगर इनको इस काम से हटा देंगे तो कुछ फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे इन 8 आदमियों में अंतिम वाला व्यक्ति कौन है? 8वां है, तो यही सीमांत हो गया। अगर इस लेबर को हटा देते हैं किसी भी एक्टिविटी से, किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी से, तो क्या प्रोडक्टिविटी पे फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी को बोलते हैं सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, जब इस तरीके की बेरोजगारी होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। तो यहाँ पे बेस्ट आंसर क्या है? बी ऑप्शन सही है। श्रमिक की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी शून्य होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी में। हो जाएगा। चलिए 72 देखिए, भारत में किस राज्य ने मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन सर्वप्रथम किया। मैं यहाँ पे इंग्लिश टर्म्स लिख दूंगा साथ में, ठीक है, तो दिक्कत नहीं होगी इंग्लिश मीडियम वालों को। मानव विकास प्रतिवेदन का मतलब है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, एसडीआर के बारे में पूछ रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य जिसने पहली बार एसडीआर को रिलीज किया था? वो स्टेट है मध्य प्रदेश। ठीक है, 1995 में इसको रिलीज किया गया था एमपी के द्वारा। सी ऑप्शन सही है। चलिए बताइए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की क्या रैंकिंग है? लेटेस्ट वाली बताइए, कमेंट करके बताइएगा। 73 देखिए, 73 में क्या है? यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था, मैं अरेंज कर लूँ यहाँ पे थोड़ा, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था दीर्घकालीन औद्योगिक वित्तीयन में संलग्न है? लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग में कौन सी संस्था इंगेज है? यानी उद्योगों को कौन लोन देता है लॉन्ग टर्म के लिए? सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछा गया है। इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग आईसीआईसीआई भी करता है, आईडीबीआई भी करता है, आईएफसीआई भी करता है, सभी बैंक करते हैं। ये सारे बैंक लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं और मीडियम टर्म भी लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, दोनों एक्टिविटी में इंगेज होते हैं ये तीनों बैंक। डी ऑप्शन सही है। चलिए 74 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा या फिर करेंसी आर्टिफिशियल समझी जाती है? इस मुद्रा का नाम है, इस करेंसी का नाम है एसडीआर यानी स्पेशल ड्राइंग राइट। इसको मैनेज कौन करता है? आईएमएफ। इस मुद्रा को क्रिएट किसके द्वारा किया गया है? आईएमएफ के द्वारा। एसडीआर को एक तरह से एक्सचेंज रिजर्व बोलते हैं। ठीक है, एक्सचेंज रिजर्व एसेट बोला जाता है। इसका क्या मतलब है? पहली बात तो ये समझिए कि एसडीआर को हर कोई कंट्री होल्ड नहीं कर सकता। ठीक है, हर कोई कंट्री होल्ड नहीं करता। होल्ड कौन कर सकता है? जो आईएमएफ के मेंबर कंट्री हैं। आईएमएफ के जो मेंबर कंट्री हैं वही एसडीआर को होल्ड कर सकती हैं। और किस कंट्री के पास कितना एसडीआर होगा ये भी आईएमएफ ही तय करता है। एसडीआर कोई फिजिकल करेंसी नहीं होती है, ये चलन में नहीं होती है। इसका मैं यूज बता दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक फ्लो डायग्राम बना रहा हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आईएमएफ ने किसी कंट्री को एसडीआर एलोकेट किया, ठीक है, एसडीआर एलोकेट किया, कंट्री ए को किया, मान लीजिए ए कंट्री को। अब कंट्री ए के पास एसडीआर हैं, लेकिन एसडीआर से क्या होगा? एसडीआर से तो वैक्सीन खरीदी नहीं जाएगी। वैक्सीन खरीदने के लिए तो पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, या फिर जो भी उस कंट्री की करेंसी है उसमें चाहिए। तब ए कंट्री क्या करेगी? ए कंट्री बी से एक्सचेंज करेगा। एसडीआर के बदले इसको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। और पैसा कौन कौन सा मिलेगा? आपको पता है कि एसडीआर में 5 करेंसी हैं, और ये 5 करेंसी कौन कौन सी हैं? हम लोग एन पढ़ते हैं, है ना, जापानीज़ एन। यूएस डॉलर तो हम लोग जानते ही हैं, इसके अलावा यूरो भी होता है, यूरो होता है। और बताइए, यहाँ पे ब्रिटिश पाउंड भी है। और जो सबसे लेटेस्ट जोड़ी गई है, जो 5वीं है, वो कौन सी जोड़ी गई है?
चाइनीज़ को जोड़ा गया था। चाइनीज़ की कौन सी? युआन। 2016 में इसको जोड़ा गया था। यानी आप एसडीआर को इन पाँच करेंसी में एक्सचेंज कर सकते हो। और फिर आपको जो भी चाहिए ले लीजिए। अब एक के पास पैसा आ गया, करेंसी आ गई, इन पाँचों में से कोई करेंसी आ गई, अब वो जाके वैक्सीन खरीद लेगा। ठीक है, इस तरीके से काम करता है। तो इसी को आर्टिफिशियल करेंसी बोला जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, चलिए 75 देखिए। कथन कारण का क्वेश्चन है। कथन में यहाँ पे लिखा है राजकोषीय घाटा यानी फिजिकल डेफिसिट। राजकोषीय घाटे को हम लोग इसी पेपर में कर भी चुके हैं। यहाँ पे लिखा है राजकोषीय घाटा सदैव बजटीय घाटे से बड़ा होता है, इवन बहुत बड़ा होता है। ठीक है, ये बात सही लिखी है। कारण में लिखा है राजकोषीय घाटे का अर्थ है सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेकर तथा अन्य देयताओं से लेकर अपने खर्च पूरा करना। ये जो बात लिखी है किस बात की चर्चा हो रही है? ये डेफिसिट फाइनेंसिंग लिखा हुआ है, यानी घाटे का वित्त पोषण वाली बात यहाँ पे लिखी है। आपने सीखा था कि सरकार डेफिसिट को फाइनेंस कैसे करती है? आरबीआई से लोन लेके। अब यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं आप कि ये घाटा इतना बड़ा होता है, राजकोषीय घाटा इतना बड़ा होता है कि इसकी फाइनेंसिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, घाटे का वित्तीयन करना पड़ता है। ये दोनों सही है। ठीक है, कथन सही है, कारण भी सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 76 देखिए। 76 में पूछा है घरेलू आय से क्या मतलब होता है? हाउस होल्ड इनकम क्या होती है? इस इकोनॉमिक बाउंड्री के अंदर रेजिडेंट भी हैं और नॉन रेजिडेंट भी हैं। इन दोनों के द्वारा, रेजिडेंट के द्वारा या फिर नॉन रेजिडेंट के द्वारा, किसी देश की आर्थिक सीमा के अंदर जो भी अर्निंग हो रही है वही घरेलू आय होती है। क्लियर है? और जब नेशनल इनकम की बात होती है, राष्ट्रीय आय की बात होती है, तो यही फिर परिभाषा बदल जाती है। आर्थिक सीमा के भीतर तथा बाहर, यहाँ पे भीतर और बाहर दोनों हो जाता है। भीतर और बाहर निवासियों द्वारा जो भी अर्न किया जाता है इनकम, वो राष्ट्रीय आय होती है। लेकिन घरेलू आय में इकोनॉमिक बाउंड्री के अंदर ही होना चाहिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन देखिए, किसी देश की आर्थिक सीमा में स्थित निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा अर्जित आय। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्या है? 77 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की समीक्षा हेतु किस समिति की नियुक्ति की गई थी? जस्ट फैक्ट है, आपको याद रख लेना, वाधवा समिति। इन्होंने पीडीएस को रिव्यू किया था। और ये बात कब की है? 2006 की। बस वाधवा समिति याद रखें और ज़रूरत नहीं है। चलिए 78 देखिए। 78 में मध्यम सिंचाई परियोजना यानी मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है, इनके अंतर्गत कितने हेक्टेयर तक की सिंचाई की जाती है? इरिगेशन प्रोजेक्ट को 3 भागों में बांटा गया, लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट, मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट और माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट। इन तीनों में हम लोग को देखना है कि कितना कितना कवरेज है। लार्ज में कवरेज है 10,000 हेक्टेयर तक, मीडियम में कवरेज है 2,000 से 10,000 हेक्टेयर तक, और माइक्रो में जो कवरेज है वो 2,000 हेक्टेयर तक। तो मीडियम पूछा गया था, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। एक हेक्टेयर में बताइए कितने एकड़ होते हैं? एक हेक्टेयर में एकड़ कितने होते हैं? कमेंट करके बताइएगा। ठीक, ये थोड़ा माइक्रो करेक्ट कर लीजिए, माइक्रो नहीं है, स्मॉल है। ठीक है, स्मॉल मतलब लघु होता है, माइक्रो तो सूक्ष्म हो जाएगा। 79 में देखिए, यहाँ पे पूछा है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस, एमएसएमई बोलते हैं। इसमें पूछा गया है कि नई परिभाषा के अनुसार लघु उद्योग यानी स्मॉल जो इंटरप्राइजेज हैं में वार्षिक टर्नओवर की सीमा क्या है? आप यहाँ पे ऑप्शंस में अलग अलग देख रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का अलग देख रहे हैं, सर्विस सेक्टर का अलग देख रहे हैं, लेकिन जो न्यू अपडेशन है उसमें कंपोजिट क्राइटेरिया बनाया गया है, एक साथ बनाया गया है। जैसे माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए 1 से 5 करोड़ होना चाहिए, स्मॉल के लिए जो क्वेश्चन पूछा है लघु के लिए 10 से 50 करोड़ होना चाहिए, और मीडियम के लिए या फिर मध्यम के लिए 20 से 100 करोड़ होना चाहिए टर्नओवर। और ये किसके लिए? ये दोनों के लिए है, कंबाइंड है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लस सर्विस सेक्टर के लिए, अलग अलग नहीं है। अब ये 2020 का अपडेट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है, सारे गलत हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 80 देखिए। 80 में पूछा है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? एडीबी के द्वारा जारी किया जाता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। हेडक्वार्टर बताइए जल्दी से, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला में। मनीला कैपिटल कहाँ की है? फिलीपींस की। चलिए तो बी ऑप्शन सही है। और इसी से मिलती जुलती एक और रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक
आउटलुक रिपोर्ट। इसको कौन जारी करता है? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, चलिए 81 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता कारण नहीं है? लो प्रोडक्टिविटी का रीज़न नहीं है, ये बताना है। पहला ऑप्शन है जनसंख्या का दबाव, पॉपुलेशन प्रेशर, ये तो भैया लो प्रोडक्टिविटी का रीज़न है। दूसरा है प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसमें तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो ही रहती है, तो ये भी हो जाएगा, कारण है मतलब। और जो लैंड होल्डिंग है इसका साइज बहुत छोटा है, ये भी कारण है लो प्रोडक्टिविटी का। यहाँ पे नहीं पूछा था तो नहीं तो सहकारी कृषि हो जाएगा ना, सहकारी कृषि से तो हाई प्रोडक्टिविटी होती है। चलिए 82 देखिए, यहाँ पे कथन कारण का क्वेश्चन है। कथन में लिखा है सभी व्यापारी मूल्य बढ़ोतरी से प्राइस जब इंक्रीज करता है तो जो ट्रेडर्स हैं उनको लाभ होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जो कंज्यूमर यानी हम लोग हैं, उनको तो घाटा हो जाएगा ना, क्योंकि प्राइस महंगे हो गए हैं वस्तुओं के, तो ज़्यादा खरीद नहीं पाएगा, यानी कंज्यूमर की परचेजिंग पावर कम हो गई। इसी को बोलते हैं करेंसी की वैल्यू डिमिनिश हो गई है, यानी जो क्रय शक्ति थी करेंसी की वो कमज़ोर पड़ गई है। पहले जितने में हम खरीद लेते थे अब उतने में नहीं खरीद पा रहे हैं, तो यहाँ पे कंज्यूमर क्या करेगा? ग्राहक जो है वो अपनी आवश्यकताएं इनमें कटौती करेगा। तो ये अपने आप में तो दोनों सही हैं, लेकिन एक्सप्लेन थोड़ी ना कर रहा है, भी सही हो जाएगा। चलिए 83 देखिए, 83 में है नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? नरसिम्हन समिति का गठन किया गया था 1991 में बैंकिंग स्ट्रक्चर में सुधार के लिए किया गया था। ध्यान रखे रहना, मैचिंग एचिंग में काम आ जाता है। चलिए 84 देखिए, 84 में भारत WTO का सदस्य कब बना? भारत इसका मेंबर तभी से है जब इसकी स्थापना की गई थी 1995 से ही। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। अभी WTO का लेटेस्ट मेंबर कौन है, इसको बताइए आप लोग, ठीक है, कमेंट करके, लेटेस्ट मेंबर। चलिए रिवाइज कर ही लेते हैं। लेटेस्ट मेंबर जो है अफगानिस्तान है, टोटल मेंबर 164 है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेटेस्ट मेंबर याद रखना। हेडक्वार्टर हम लोग जानते हैं जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। 85 में पूछा है करेंट अकाउंट में यानी चालू खाते में रुपए की फुल कन्वर्टिबिलिटी को किस वर्ष से घोषित किया गया? यहाँ पे हम लोग को करंट अकाउंट समझना पड़ेगा, फुल कन्वर्टिबिलिटी समझना पड़ेगा। देखिए खाते दो प्रकार के होते हैं, पहला चालू खाता यानी करंट अकाउंट, दूसरा है पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, इनको हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में समझा था। पूंजी खर्चे से आप लोगों ने मतलब समझा था कि यहाँ पर किसी भी संपत्ति का सृजन होता है, क्रिएशन होता है, जैसे रोड बना दिया, रेलवे ट्रैक बना दिया, ब्रिज बना दिया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया, या फिर कोई ज़मीन खरीद ली सरकार ने, ये सब सारे जो खर्चे होते थे ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। जबकि ये जो रेवेन्यू खर्चा था इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है गवर्नमेंट को, अपने स्टाफ को, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने ऑफिसर्स को, वो रेवेन्यू खर्चे में आ जाता है। एक एग्जाम्पल हम लोगों ने ये देखा था। तो वही हिसाब आप यहाँ पे पूंजी खाते से लगा सकते हैं जो आपने यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर में पढ़ा था। जैसे पूंजी खाते में क्या क्या रिकॉर्ड रहेगा, जैसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो गया, FDI हो गया, इन्वेस्टमेंट करने आएंगे यहाँ पे, पूंजी का निर्माण होगा, है ना, या फिर गवर्नमेंट के द्वारा लोन लिया जा रहा है वर्ल्ड बैंक से बहुत बड़ी मात्रा में, तो इससे भी कुछ क्रिएशन होगा संपत्ति का। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आप पूंजी खाते के अंतर्गत समझ सकते हैं। जबकि वहीं चालू खाते में करंट अकाउंट में क्या आएगा, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ये सारे चालू खाते में आ जाएगा। अब एक्सपोर्ट कुछ भी हो सकता है, गुड्स का भी एक्सपोर्ट हो रहा है, सर्विसेज का भी यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है, उसी तरह इंपोर्ट का भी है, गुड्स का इंपोर्ट भी हो रहा है, सर्विसेज का भी इंपोर्ट हो रहा है। और यहाँ पे फुल कन्वर्टिबिलिटी का क्या मतलब है? फुल कन्वर्टिबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी विदेशी मुद्रा है, फॉरेन करेंसी है, इस फॉरेन करेंसी का रुपये में कन्वर्ट हो जाना या फिर इस रुपये का फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट हो जाना बिना किसी हस्तक्षेप के। ठीक है, ये मतलब होता है कन्वर्टिबिलिटी का। कन्वर्टिबिलिटी पर एक समिति बनी थी जिन्होंने सुझाव दिया था इस पर। इस कमेटी का नाम याद रखें आप लोग, तारापोर समिति, पूछा जाता है, मैचिंग में काम आएगा। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो फुल कन्वर्टिबिलिटी का ऑप्शन है, सुविधा है, ये सिर्फ करंट अकाउंट के लिए है, चालू खाते के लिए है, पूंजी खाते के लिए नहीं है, ध्यान रहेगा। और वैसे भी कॉमन सेंस लगा सकते हो यार, चालू खाते का ये जो ट्रांजैक्शन है ये मतलब रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, पूंजी खाते का ये ट्रांजैक्शन इतना रेगुलर नहीं होता है। तो जो जल्दी जल्दी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें कन्वर्टिबिलिटी तो चाहिए ना, तभी जाके ट्रेड ईजी होगा। ठीक है, तो ये चालू खाते के लिए फुल कन्वर्टिबिलिटी का ऑप्शंस या फिर सुविधा कह लीजिए, ये 1994 से है, 1994 कर लेंगे अब। चलिए 86 देखिए,
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्म अंतरण निषेध अध्यादेश कब पारित किया गया? प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन ऑर्डिनेंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन चारों इन्होंने 2020 के दिए हैं, तो यहाँ पे तो तारीख भी याद रखना है। 24 नवंबर 2020, 24 नवंबर 2020, डी ऑप्शन सही है। चलिए यहाँ पे बताइए, ऑर्डिनेंस लिखा है, अध्यादेश लिखा है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? प्रेसिडेंट साहब के पास है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 123, यही होता है ना 123। 87 देखिए, निम्नलिखित में से किसे नया ताजे वाला बैराज के नाम से भी जाना जाता है? हथनीकुंड बैराज को नया ताजे वाला बैराज बोला जाता है। ये मल्टी स्टेट हाइड्रो प्रोजेक्ट है, इंपॉर्टेंट है। मल्टी स्टेट है, तो ये कौन कौन से हैं स्टेट? ये 5 स्टेट हैं, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान। इम्पोर्टेंट किस लिए है? इसलिए है क्योंकि ये कहाँ पे बनी है? ये सहारनपुर में बनी है, याद रहेगा, यूपी का है, इम्पोर्टेंट है। कवरेज कहाँ कहाँ पे है? इन 5 स्टेट्स में। बाणसागर ये किस नदी पर है? ये सोन नदी पर है, ठीक है, सोन नेवर। पथरी बांध इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। कहाँ पे है? ललितपुर, ठीक है, ललितपुर नया प्रोजेक्ट है। चलिए 88 देखिए, उत्तर प्रदेश के विधानसभा भवन में भित्ति चित्र चित्रित करने का गौरव किसे प्राप्त है? इनका नाम है जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी। जस्ट फैक्ट है, याद रखना है, बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़िए, 89 देखिए, 89 में क्या है? नरसिंह, ये जो डांस है ये ब्रज क्षेत्र का है, सही है। ख्याल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है पहले भी, ये बुंदेलखंड का है। नटवरी नृत्य ये पूर्वांचल का है, और जोगनी नृत्य ये अवध क्षेत्र का है। ये दोनों उल्टे लिख दिए उन्होंने, तो यहाँ पे सुमेलित नहीं बताना था, तो 3 और 4 सही हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। चलिए 90 देखिए, सत्यम शिवम सुंदरम किसका प्रसिद्ध चित्र है? अगेन इजी, शिवनंदन नौटियाल साहब। इनका भी एक चित्र बड़ा फेमस है, विश्वनाथ मेहता साहब का, प्यासा ऊँट, प्यासा ऊँट। चलिए 91 देखिए, मिलाइए इनको, मिलाइए जल्दी से। सैयद सालार मेला बहराइच में ऑर्गेनाइज होता है, देवा शरीफ बाराबंकी लखनऊ के पास। मज़ार है यहाँ पे देवा शरीफ की, ये ऑप्शन सही है। कालिंजर मेला ये बांदा हो जाएगा, कई बार पूछता रहता है ये सब तो। और ये सोरोन मेला जो है ये कासगंज का है, ठीक है। कोडिंग क्या बन गई? 2143, 2143। चलिए 92 देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही अभ्युदय योजना फ्री कोचिंग है ना, किस चीज़ की कोचिंग? यूपीएससी की, यूपीपीएससी की, एसएससी की, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, बी ऑप्शन सही है। प्रतियोगी परीक्षा के निःशुल्क कोचिंग से संबंधित है अभ्युदय योजना। चलिए 93 देखिए, यहाँ पे संगीत घराना और उनके संस्थापक से मिलान कराना है, जो गलत है वो बताना है। पहला है रामपुर घराना, रामपुर घराने के जो संस्थापक थे नेमत खां सदारंग, सही है। सहारनपुर घराना खलीफा मोहम्मद, ये भी करेक्ट मैच है। अतरौली घराना काले खां और चांद खां, ये भी सही है। कठिन क्वेश्चन है यार, स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार में याद होने वाला है नहीं। जबकि ये जो किराना घराना है इनके संस्थापक थे, इस घराने के संस्थापक थे बंदे अली खान, ना कि नत्थे खां और जोधे खां। चलिए 94 देखिए, प्राचीन भारत में स्थापित कुछ स्टेब्लिश्ड बिहार हैं, उनकी अवस्थिति बताना, ये कहाँ पे हैं? स्वर्णगंध कुटी बिहार ये श्रावस्ती में है, सारनाथ गलत मैच है। मूलगंध कुटी बिहार ये सारनाथ में है, ठीक है। मैं यहाँ पे साथ में लिख दे रहा हूँ, ऐसा क्रॉस करने पे कंफ्यूजन होता है। कुक्कुटराम बिहार, इसको तो पूछा है पीसीएस ने, ये सारनाथ में है। मूलगंध कुटी बिहार भी सारनाथ में है, और कुक्कुटराम बिहार भी सारनाथ में है। और ये जो सद्धर्म चक्र बिहार जो है ये कौशाम्बी में है। तो यहाँ पे सही मैच कौन हो गया? डी ऑप्शन, बाकी तीनों गलत हैं, ठीक है। चलिए 95 देखिए,
डोलोमाइट के रिजर्व सोनभद्र में है, बिल्कुल सही है। सोनभद्र के बारे में बताइए, ये कितने स्टेट्स को कनेक्ट करता है? बॉक्साइट, ये ललितपुर सही है। यहाँ पे यूरेनियम के भी रिजर्व हैं, यूरेनियम की भी रिजर्व पाया जाता है। कांच बालू, गिलास सैंड, कांच बालू शंकरगढ़, ये भी करेक्ट मैच है। जिप्सम, जिप्सम झांसी में पाए जाते हैं, इसके रिजर्व झांसी में है। चारों सही मैच है, ठीक है, चारों सही मैच है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 96 में क्या है, यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित कृषि विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर के जो कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सबसे पहले कहाँ पे स्थापित हुआ था? कौन सा कॉलेज है जो सबसे पहले स्थापित किया गया था? यहाँ पे ये जितने भी कॉलेज लिखे हैं, पहले तो ये कहाँ कहाँ पे ये जान लीजिए। आचार्य नरेंद्र देव, अयोध्या, पहला फैक्ट। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि जो यूनिवर्सिटी है मेरठ में, और ये वाला कॉलेज तो बांदा के नाम से ही है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, ये 3 फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। अब इनमें से सबसे पहले कौन स्थापित किया गया था? सबसे पहले स्थापित किया गया था 1975 में चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। उसके बाद फिर 1976 अयोध्या, नरेंद्र देव, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए 97 देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग्स को चिन्हित करने हेतु कितने अंकों का या फिर कितने अंकों की यूनिकोड प्रणाली शुरू की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है सभी प्रकार की लैंड होल्डिंग्स, ये जो ज़मीन है सभी प्रकार का लिखा है। ये सभी प्रकार से क्या मतलब है? ये एग्रीकल्चरल लैंड हो सकती है, ये रेजिडेंशियल लैंड हो सकती है यानी आवासीय भूमि हो सकती है, या फिर कमर्शियल भूमि हो सकती है। इन सभी को, तीनों प्रकार की भूमियों को मार्क करने के लिए, चिन्हित करने के लिए इस प्रणाली की शुरुआत की गई है, यूनिकोड सिस्टम। ये कोड 16 डिजिट का है, 16। चलिए 98 देखिए, 98 में उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ लिमिटेड का गठन कब हुआ? उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव शुगरकेन सोसाइटी यूनियन लिमिटेड, 1949, 1949। अब इसमें यार कुछ समझने का तो है नहीं, रटना ही है, याद कीजिए फिर क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट कीजिए 99 देखिए, 99 में जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? इस डांस को बोला जाता है चौरसिया नृत्य, सी ऑप्शन। जौनपुर में एक बहुत फेमस मस्जिद है, उसका नाम बताइए। चलिए 100 कीजिए, यहाँ पे जो गलत है वो बताना है। शहनाई उत्सव, इसका आयोजन किया जाता है BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, वाराणसी, सही मैच है। केला महोत्सव इम्पोर्टेंट है, ये तो कुशीनगर का है, कुशीनगर, रामपुर गलत है। काला नमक चावल महोत्सव, इसको तो GI टैग भी मिल चुका है ना, अब GI टैग भी इसको मिल चुका है, ध्यान रखना। और ये कहाँ का है? सिद्धार्थनगर का, तो ये भी सही है। लास्ट है गुड़ महोत्सव, गुड़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है लखनऊ में, ये भी सही मैच है। गलत बताना था यहाँ पे, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, केला महोत्सव कुशीनगर होता है। चलिए 101 देखिए, मेरठ से प्रयागराज तक प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार पुनः कहाँ से कहाँ तक कर दिया गया? पहले कहाँ से कहाँ तक था ये क्वेश्चन में हमें पता चल रहा, मेरठ से प्रयागराज तक। 2 जगह और मार्क कर लीजिए, हरिद्वार और वाराणसी। अब हरिद्वार से वाराणसी तक ये एक्सप्रेसवे रहेगा। टोटल लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, भूलना नहीं है। एक्सटेंशन के बाद 745 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ हो जाएगी, ठीक, तो सी ऑप्शन सही है। चलिए 102 देखिए, विश्व की सबसे बड़ी सभा कुंभ मेले को यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची, मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। पूछा गया है कि कुंभ मेले को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में कब जोड़ा गया था, किस वर्ष शामिल किया गया था? 2017 में। चलिए 103 देखिए, सोनभद्र जनपद से सटे राज्यों की कुल संख्या। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ ही लिया है, ठीक है। ये 4 स्टेट हो जाते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। यहाँ पे आपने मिनरल कौन सा देखा था? डोलोमाइट। चलिए 104 देखिए, वैधानिक नगरों की न्यूनतम संख्या वाला जिला, स्टैट्यूटरी टाउन। स्टैट्यूटरी टाउन सबसे कम किस जिले में है? ये श्रावस्ती में है, सही है। दूसरा इसी का अपोजिट पूछा है, स्टैट्यूटरी टाउन जो है इनकी कुल संख्या अधिकतम पूछा है इसमें। पहले में न्यूनतम पूछा था, दूसरे में अधिकतम पूछा है, अधिकतम बदायूं में है, ये भी करेक्ट मैच है।
तीसरे में पूछा है हाईएस्ट रूरल चाइल्ड सेक्स रेशियो, ये कहाँ पे? बलरामपुर में, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और चौथा इसी का अपोजिट न्यूनतम पूछा, पहले में सर्वाधिक पूछा था। ग्रामीण शिशु लिंगानुपात मिनिमम रूरल चाइल्ड सेक्स रेशियो, ये गौतम बुद्ध नगर में। ये 4 फैक्ट आपके यहाँ पे तैयार हो गए। ध्यान रखना, एक बार रिकॉल कर लेना, पॉज कर लेना वीडियो और सीख लेना अच्छे से। ये सब लाइन से मैच है, ठीक है। ये वैधानिक नगर समझ रहे हैं ना? स्टैट्यूटरी जो टाउन्स हैं ये क्या होते हैं? स्टैट्यूटरी टाउन का मतलब होता है जहाँ पे ये सारी चीज़ें रहें, जैसे म्यूनिसिपैलिटी रहे, वहाँ पे कॉरपोरेशन भी रहे, कंटोनमेंट बोर्ड भी रहे, नोटिफाइड टाउन एरिया, ये सब चीज़ें रहना चाहिए, ठीक है। चलिए 105 देखिए। 105 में क्या है? अभी कर लेना, मैचिंग करा लेना, वहाँ पे मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ। 105 में देवदारी तथा राजदारी नामक जलप्रपात उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? वाटरफॉल पूछा है। वाटरफॉल के नाम ये हैं देवदारी और राजदारी, पहले पढ़े थे इनको कभी? जो यहाँ से बिलोंग करता है वो तो जान रहा होगा, ये चंदौली में है। चंदौली एक समय पार्ट हुआ करता था बनारस का, वाराणसी का। अब तो ये सेपरेट डिस्ट्रिक्ट है। इसको अलग कब किया गया था? 1997 में। चंदौली में है देवदारी और राजदारी, ये जो वाटरफॉल है, ठीक है। चलिए 106 देखिए। यहाँ पे पूछा है 100 को विभाजित करने वाली नेचुरल नंबर का योग कितना है? पहले तो नेचुरल नंबर बताइए आप लोग क्या होता है। नेचुरल नंबर यानी पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर यानी 1 2 3 4 एट्सेट्रा। अब 100 को डिवाइड कौन कौन सी संख्या करेंगी? 1 भी करती है, 2 भी करती है ना? 4 करती है, बिल्कुल करती है, 5 भी करती है, 10 करेगी, 15 नहीं करेगी, 20 करेगी, ठीक है, 25 करेगी, 50 करेगी और 100 करेगी। इनके अलावा कोई संख्या नहीं है। इन सभी को आप जोड़ दीजिए, इन सभी को आप जोड़ दीजिए तो टोटल 217 आ जाएगा, ठीक है। ये योग पूछा था ना, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए 107 देखिए। यदि किसी संख्या का 3/8 तथा 2/7 का योग, ठीक है, लिख लिया दोनों का योग, ये 370 बोल रहे हैं, तो वह संख्या क्या होगी? किसी संख्या का 3/8 है ना, तो कोई संख्या हमने x मान ली, तो यहाँ पे भी x करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हर में 8 है और 7 है, तो ऐसी कोई संख्या देख लीजिए जो दोनों से कट जाती है, 8 से और 7 से। 56 ऐसी संख्या है जो 8 से भी कट जाती है, 7 से भी कट जाती है, यही आंसर होगा। बाकी चेक ही नहीं करना है कुछ। बाकी एलसीएम ले लीजिए, 56 आ जाएगा, 8 का भाग दीजिए 56 में और 3 से गुणा कीजिए तो ये 21 आ जाएगा और ये 16x आ जाएगा बराबर में 370। 56 को यहाँ से हटा के यहाँ पे गुणा कर दे रहे, 21 और 16 को जोड़िए, कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा बराबर। अब इसका गुणा मत करने लग जाना 370 का 56 में, क्योंकि 37 का यहाँ पे सीधा कट जा रहा ना ये 10 बार, तो आसान हो गया, 560 हो गया। चलिए 108 देखिए। यदि 5, 10, 15 और x का औसत 20 है, औसत क्या होता है? सभी संख्याओं का योग होता है, ऊपर लिखते हैं हम लोग, यही लिखते हो ना, इसको x लिख लिया, इसको ब्रैकेट में कर दे रहे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। और डिवाइड में क्या होता है? ये जितनी संख्याएं रहती हैं, 4 संख्याएं हैं, औसत है 20 दे ही रहे, सॉल्व कर लीजिए। अब इससे आसान क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा। 5, 10, 15, 15 30 हो गया, 30 प्लस x बराबर यहाँ पे ले जाके गुणा कर दिया तो ये 80 हो गया। 80 से घटा दीजिए 30 को तो 50 हो गया। चलिए 109 देखिए। एक संख्या अपने 20% से 20 अधिक है। एक संख्या x ले लिया ना, आप लिख लीजिए जो बोल रहा है वो 20% से 20 अधिक है, यही बोला है उन्होंने, इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया। एक संख्या अपने 20% से 20 अधिक है, ठीक। इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 100x एलसीएम ले लिया और गुणा भी कर दिया साथ में, और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया साथ में। 20x इस तरफ लाएंगे तो ये 80x हो जाएगा बराबर में, ये 2000 है, 80 को नीचे ले गए, अब इसको भाग कर दिया, 200/8 हो गया। ये कट जाएगा, 4 से काटिए, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 25 आ गया, है ना। चलिए 110 देखिए। 500 व्यक्तियों के एक समूह में 300 व्यक्ति केवल हिंदी बोल रहे हैं और 120 केवल अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकने वाले व्यक्तियों की संख्या। ये तो आसान होता है, टोटल में से आपको जो अलग अलग हैं उनको जोड़ के घटा देना है।
ऐसे तो करते हैं। ये 420 हो गया, 500 से घटा दिया, 80 हो गया। आप इसको वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। जैसे ये टोटल व्यक्ति हैं 500, ठीक। अब इन 500 में से 300 व्यक्ति केवल हिंदी बोल रहे हैं, ये 300 हो गए हिंदी के, और 120 केवल अंग्रेजी बोल रहे हैं, ये 120 इंग्लिश हो गए। अब जो बाकी बचे हैं वो दोनों बोल रहे हैं, और बाकी कौन बचे हैं, ये जो स्पेस बचा हुआ है, तो इनमें से हमें क्या घटाना है, ये वाला पोर्शन घटाना है और ये वाला पोर्शन घटाना है। तो वही तो किया है। चलिए 111 देखिए, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे बताना है क्या आएगा। सीरीज जो बन रही है डी से एफ, एफ से आई, आई से एम। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ABCD लिखी है साइड में, जंपिंग कैसे कैसे हो रही है। डी से एफ गए यानी +2 हुआ, फिर एफ से आई गए, यहाँ पे +3 हुआ, है ना, साफ साफ दिख रहा है हम लोगों को। फिर आई से एम जाना है, तो एम यहाँ पे है यानी +4 गया, यहाँ पे +4 हुआ। फिर एम से अब क्या +5 करोगे ना, तो यहाँ पे +5 करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ से आप जंप करोगे +5 तो R आ जाएगा, ठीक। तो R आंसर हो गया। अब इसके बाद X आना चाहिए लास्ट में वेरीफाई करने के लिए, तो +6 करोगे, एक एक बढ़ रहा है तो X आना चाहिए, तो ये 6 पे लिखा हुआ है यानी करेक्ट है, लॉजिक करेक्ट है। चलिए 112 देखिए, एक सीरीज है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है। इसको देखने से समझ में आ रहा है ये स्क्वायर वाली सीरीज है। ये 2 का स्क्वायर लिखा है, ये 3 का स्क्वायर लिखा है, ये 5 का स्क्वायर, ये यहाँ पे कौन सा स्क्वायर आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आगे लिख के देख लो, ये 11 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, और ये 17 का स्क्वायर है। यानी ये आपको 2 3 5 11 13 और 17 ये कैसे नंबर आपको नज़र आ रहा है, ये प्राइम नंबर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 5 के बाद कौन सी प्राइम नंबर आएगी, 7 आएगी ना, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए, 49 हो जाएगा। 9 मत कर देना, 9 प्राइम नंबर नहीं होता है, नहीं तो यहाँ पे गलती से 81 लगा देंगे। चलिए 113 देखिए, ये आयु वाला क्वेश्चन है और सबसे आसान तरीका है कि सबकी आयु मान लीजिए, अपने से मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कितने लोग आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी भी दिख रहा है, डी भी दिख रहा है, और एफ दिख रहा है ना। पहले में लिखा है बी की आयु ए की दुगनी है, तो हमने ए की कुछ भी आयु मान ली, हमने 5 ही मान ली, 5 साल का है, तो बी की कितनी हो गई, ये 10 साल हो गया। लेकिन लिख रहा आगे किंतु एफ से आधी है, बी की आयु ए से दुगनी है लेकिन एफ से आधी है, बी की आयु एफ से आधी है, इसका मतलब है एफ की आयु 20 ईयर्स है। अब आगे पढ़िए, सी ए की आयु का आधा है, ए की आयु 5 है तो सी की 2.5 हो गया, ठीक है। किंतु डी से दुगना बड़ा है, कौन, सी के बारे में बात हो रही है, सी डी से दुगना बड़ा है, तो डी की आयु कितनी हुई, 1.25 हुई, यही हुआ। अब यहाँ पे देख लीजिए सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे कम कौन है, सबसे ज़्यादा एफ है, सबसे कम डी है, एफ और डी हो जाएगा। चलिए 114 देखिए, ए का भाई बी है, तो ए और बी को साथ साथ में लिखा। बी की पत्नी सी है, सेम जनरेशन के एक ही लाइन में लिखा कीजिए, ये सी जो है ये बी की पत्नी है, ठीक है, बी की पत्नी है। अब आगे लिखा है ई जो है वो ए की बेटी है, नई जनरेशन हो गई, ई नई जनरेशन हो गई, तो नीचे लिख दिया एक ही साथ। डी बी का पुत्र है, तो यहाँ पे डी लिख दिया। जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे चित्र बनाते जाइए, अपने आप आंसर निकल आता है। एफ ई का भाई है, ई यहाँ पे है, एफ यहाँ पे लिख दिया, सेम जनरेशन है तो एक लाइन में लिखा है। फिर लिखा है जी डी की बहन है, तो डी ये है, जी साथ में लिख दिया, ये बहन हो गई, सेम जनरेशन है तो एक ही लाइन में लिख दिया। तो अब बताना है ए का रिलेशन जी के साथ क्या है, ए जी का क्या है, जी ए रही और ए रहे। जी के पापा कौन है, बी है, ए कौन है, चाचा हुए, क्योंकि ये दोनों भाई हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 115 देखिए, बताइए यहाँ पे क्या होगा क्वेश्चन मार्क की जगह। 5 और 6 कितना होता है, 11 होता है। 4 और 7 कितना होता है, 11 होता है। दोनों को घटाइए, 0 मिल गया। वही लॉजिक यहाँ पे लगा दीजिए, 7 और 6 ये 13 हुआ, और 8 और 4 कितना हुआ, 12 हुआ। घटा दिया दोनों को, 1 मिल गया। वही चीज़ यहाँ पे कर दीजिए, 11 को 5 में जोड़िए तो 16 आ गया, 6 को 3 में जोड़िए तो 9 आ गया, दोनों को घटा दीजिए तो 7 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 116 में है, किस केंद्रीय मंत्री ने 13 मई 2022 को
पटवाई स्थित देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया? ये जगह कहाँ पे है और पहला अमृत सरोवर कहाँ से उद्घाटन किया गया? रामपुर से ना, तो ये जगह रामपुर की ही होगी पटवाई। उत्तर प्रदेश से है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उद्घाटन किया था मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। 117 देखिए 117 में पूछा है संघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना, ये नई संस्था है कोई? SCO रेट्स। पहले तो SCO के बारे में बताइए, इसके मेंबर कितने हैं टोटल? 8 मेंबर है। लेटेस्ट मेंबर है इंडिया और पाकिस्तान। लेटेस्ट कब हुए? 2017 में। तो ये जो SCO का नया संगठन है, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर रेट्स, बैठक हुई है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, इनको जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, चलिए 118 हाल ही में कहाँ पर स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और UAE के DP वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC और UAE। ये स्क्रीन को मैं लॉक कर लूँ पहले, इधर उधर भाग रही है। और इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, इसकी स्थापना कहाँ पे हो रही है? वाराणसी में हो रही है। ठीक है, वाराणसी में। इस कंट्री का भी नाम याद रखना है, संयुक्त अरब अमीरात। चलिए नेक्स्ट कीजिए। 119 में क्या पूछा गया है? भारत ने हिंदी संयुक्त राष्ट्र परियोजना के तहत हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र को कितनी राशि प्रदान की? ध्यान रखना, इस प्रोजेक्ट का नाम हिंदी/UN प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? हिंदी भाषा की पहुंच, एक्सेस कराना। कहाँ पे? जितने भी मेंबर हैं यूनाइटेड नेशंस में, इन सभी देशों में। ठीक है, और ये जो बढ़ावा देने के लिए भारत ने राशि दी है 8 लाख अमेरिकी डॉलर। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए 120 देखिए, यहाँ पे मिड डे मील के बारे में पूछा है। मिड डे मील का आप लोग जान ही रहे हैं, इसका अब नाम चेंज हो गया है। नया नाम क्या है? PM पोषण। मिड डे मील को स्टार्ट कब किया गया था? 1995 में। अब पढ़िए सवाल। मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला देश का पहला राज्य केरल बन गया। करंट अफेयर्स पढ़े हैं हम लोग इसको अच्छी तरीके से। केरल नहीं है, तमिलनाडु है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बच्चों को मील तो मिलेगा, लंच में खाना मिलेगा, खाना के साथ साथ यहाँ पे ब्रेकफास्ट की भी सुविधा तमिलनाडु स्टेट ने की है, 1 से 5 तक के बच्चों के लिए। ठीक। दूसरा है मिड डे मील एक केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, CSS। ये बिल्कुल करेक्ट है, 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी। दूसरा करेक्ट है, पहला गलत है। ठीक है, पहला गलत है। सही पूछा था ना, B ऑप्शन। चलिए, और PM पोषण का हम लोगों ने कार्यकाल भी देखा था। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 से लेके 5 साल के लिए है ना, 5 साल के लिए मतलब 25-26 तक। चलिए 121 देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार किस देश के राष्ट्रपति सेरेब्रल एंजियोरिज्म से पीड़ित हैं? ये एक रोग का नाम है। सेरेब्रल से हम लोग को समझ में आ रहा है, ये ब्रेन से संबंधित डिसीज है। इस बीमारी से सफ़र कौन कर रहा है? चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। ये ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए 122। यहाँ पे 122 में क्या है? यहाँ पे खाद्य पुरस्कार के बारे में पूछा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये तो। वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 किसको मिला? 2022 का वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह। इनका नाम आपको याद रखना है। शकुंतला हरक सिंह को दिए जाने की घोषणा की गई है। बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरे में लिखा है विश्व खाद्य पुरस्कार विश्व में भोजन की गुणवत्ता, मात्रा या फिर उपलब्धता में सुधार कर उन्नत मानव विकास करने वाले व्यक्तियों की उपलब्धियों को मान्यता देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। ठीक है, ये भी सही है। बस यहाँ पे नाम याद रखना इनका, C हो जाएगा। हाल ही में दूसरा भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन, भारत इंडिया नार्डिक समिट कहाँ पे हुई है? चलिए बताइए जल्दी से कमेंट करके। ये नार्डिक कंट्रीज़ कितनी हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? चलिए बता दे रहे हैं। 5 कंट्रीज़ आती हैं नार्डिक कंट्रीज़ में, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और आइसलैंड। ये जो अभी शिखर सम्मेलन हुआ ये कोपेनहेगन में हुआ है, डेनमार्क में। 124 में पूछा है हाल ही में कहाँ पर 5वां आदि महोत्सव, ये सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? ये एक तरह से क्या है, ट्राइबल फेस्टिवल है।
इसका आयोजन किया गया है मंडला में, याद रखना। चलिए 125 देखिए। तेलंगाना राज्य की सरकार ने युवाओं और महिला उद्यमियों को डिजिटल इकोनॉमी का लाभ पहुंचाने के लिए किस बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तेलंगाना राज्य ने गूगल के साथ ज्ञापन समझौता किया है। चलिए पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है जो मैं मार्क कर रहा हूँ। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति जो है वो 2018 की है। नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018, 2018 याद रखना। इस क्वेश्चन को हम लोग करंट अफेयर्स में किए हैं, अच्छे से किए हैं, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो। पहले जो लिमिट थी पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की वो 5% थी, अब इसको इंक्रीज करके कितना कर दिया गया है 20%। तो एक फैक्ट तो आपको याद ये रखना है 20% का। और ये जो मंजूरी मिली है 2030-31 तक नहीं मिली है, ये मंजूरी मिली है 25 और 26 तक। ठीक है, ये दोनों डेटा आपको याद रखना है 20% और 25-26 तक के लिए। तो ये फाइनली गलत हो गया ना इसके वजह से। दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति यानी NBCC की विभिन्न बैठकों में जैव ईंधन उत्पादन बढ़ाने का निर्णय लिया गया। ये सब तो ठीक होता ही है, पहला गलत है दूसरा सही हो जाएगा। और वो पहले ही पॉइंट में आपसे इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहा था एग्ज़ाम, है ना। ये जान के क्या करेगा, ये तो कॉमन चीज़ें हैं, बैठ के हुई होंगी, डिसीजन हुए होंगे। तो 126 का केवल 2 हो जाएगा। चलिए 127 देखिए। भारत के दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 14 मई 2022 को निम्न में से किस पोर्टल को लॉन्च किया? गति शक्ति संचार। और अब तो 5G कनेक्शन रोल आउट हो रहा है ना। चलिए 128 देखिए। रामगढ़ बिजधारी अभ्यारण्य कितनी बार कर चुके हैं इसको? देश का 52वां टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया। यह किस राज्य में है? राजस्थान का है। चलिए जल्दी से एक्ट बताइए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बताइए 1972। 1980 का क्या है? फॉरेस्ट एक्ट है। 1986 का क्या है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है। और 2002 का क्या है? बायोडाइवर्सिटी एक्ट, जैव विविधता अधिनियम। इस एक्ट के तहत एक अथॉरिटी की स्थापना की गई थी जिसका नाम है NTCA, याद आ रहा? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसे हम लोग राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के नाम से जानते हैं। चलिए 129। फिनलैंड और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है? तो एक तो फिनलैंड हो गए, क्वेश्चन में बता रहे हैं, और दूसरे कौन है? दूसरे बगल के हैं, स्वीडन। नाटो के बारे में कुछ फैक्ट है, जल्दी से बताइए। आप लोग पता भी होगा आप लोगों को, टोटल मेंबर कितने हैं, सदस्य कितने हैं नाटो में? 30 हैं। हेडक्वार्टर पूछा जाता है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कैपिटल कहाँ की है? बेल्जियम की है। चलिए 130 देखिए। हाल ही में मोटे अनाज से संचालित देश का पहला इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन गांधीनगर गुजरात में किया गया। ये सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं। मोटे अनाज पे बेस्ड जो इथेनॉल संयंत्र है, प्लांट है, वो गांधीनगर गुजरात में है। इसका उद्घाटन गुजरात में किया गया, सही है। वर्तमान में भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख मोटे अनाज वाली फसल ज्वार, बाजरा और रागी है। यही है, और क्या है इसके अलावा? और जो बाकी हैं वो उतने बड़े स्तर पर नहीं उगाई जाती हैं। यहाँ पे दोनों सही हैं। चलिए 131 देखिए। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के उद्देश्य से एक ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने पर सहमत हुए? अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी। अच्छा क्वेश्चन है। ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन ये स्थापित किया जाएगा इंडिया और मालदीव के बीच, ठीक है। ये भी प्रपोज्ड है, प्रस्ताव है इसका, अभी बना नहीं है। 132 देखिए। किस मंत्रालय ने बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार के लिए पोषण पखवाड़ा 2022? बच्चों का और महिलाओं से संबंधित है तो कौन देखेगा? मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो यही हो जाएगा, महिला और बाल विकास मंत्रालय। चलिए 133 देखिए। यहाँ पे फ्रेश फ्रीडम इंडेक्स में क्या स्थिति है भारत की? 2022 का तो सही लिखा है 150, और 2021 की जो स्थिति थी वो 142 थी। 142वें स्थान से फिसल कर 150वें स्थान पर पहुंचा है, बिल्कुल करेक्ट है। स्थिति डाउनग्रेड हुई है। इस रिपोर्ट को बनाता कौन है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, RSF। ये बिल्कुल करेक्ट है, दोनों सही है। ये मार्क करके चलना, ठीक है। ये रैंकिंग याद रखना, 150वीं है 2022 में। सी ऑप्शन सही है। चलिए 134। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में कौन सी यूनिवर्सिटी पदक तालिका में शीर्ष पर रही है?
इसको स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है क्योंकि ये अभी नए नए गेम्स स्टार्ट हुए हैं। इसका ये सेकंड एडिशन था, ये दूसरी बार हुआ ही है अभी तक। ये गेम्स बेंगलोर में हो रहे थे, ठीक है। बेंगलोर की यूनिवर्सिटी है जैन यूनिवर्सिटी। इसी यूनिवर्सिटी ने सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो मेडल्स हैं वो जीते हैं। कितने जीते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। पहला स्थान रहा जैन यूनिवर्सिटी का बेंगलोर का, और दूसरा स्थान रहा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। बड़ा ऐड आता है इसका तो, है ना। ये कहाँ की है? ये पंजाब की यूनिवर्सिटी है। इसका दूसरा स्थान रहा, ठीक है। चलिए 135 देखिए, विश्व बैंक ने भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी है। ये इस तरह के क्वेश्चन बड़े खतरनाक होते हैं, ये अमाउंट बड़ा कठिन होता है याद रखना। 47 मिलियन अमेरिकी डॉलर। मिशन कर्मयोगी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव लिखा है क्वेश्चन में, सिविल सेवा क्षमता निर्माण करना। चलिए 136 देखिए, 136 में क्या है? हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी UNWTO से हट गया है? रूस करेक्ट आंसर है। चलिए 137 देखिए, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी CCEA, इस समिति ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि को मार्च 2022 से बढ़ाकर कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है। स्ट्रीट वेंडर्स तो समझ रहे हैं ना, इस स्कीम को PM स्वनिधि भी बोला जाता है। स्ट्रीट वेंडर्स का मतलब जो रोड पे पटरी पे रेहड़ी वाले जो होते हैं, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2024 तक, दिसंबर 2024 तक। इसमें होता क्या है? इसमें लोन दिया जाता है, लोन मिल जाता है स्ट्रीट वेंडर्स को। चलिए 138 देखिए, किस लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल से विस्तारित रेंज संस्करण का सफल परीक्षण किया गया। विस्तारित रेंज संस्करण यानी एक्सटेंडेड रेंज वर्जन, इसका सफल परीक्षण किया गया सुखोई 30 से। ब्रह्मोस मिसाइल कैसी है? यहाँ पे लिखा है सुपरसोनिक है, हाइपरसोनिक नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। हाइपरसोनिक के निर्माण के लिए काम चल रहा है अभी, और लखनऊ में भी एक सेंटर की स्थापना हुई है, ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया जाएगा लखनऊ में भी। चलिए 139 देखिए, हाल ही में किसे मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये कितने मेंबर बॉडी होती है इलेक्शन कमीशन? 3 मेंबर बॉडी होती है, 1+2। एक होते हैं मुखिया जिसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोल रहे हैं, और बाकी जो 2 होते हैं वो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। पावर सेम होती है, लगभग सेम होती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार, है ना। आर्टिकल बताएंगे इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में? 324, सही है, वेरीफाई करना। चलिए लास्ट क्वेश्चन कीजिए इस टेस्ट का। हाल ही में किसने श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है? रनिल विक्रमसिंघे, ये ऑप्शन। तो ये टेस्ट नंबर 4 हो गया हम लोगों का GS वर्ल्ड का UPPCS RO के लिए। टेस्ट नंबर 5 में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये शायद साइंस का टेस्ट है, साइंस का ही टेस्ट है, करते हैं इसको फिर। चलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।